यस, कम इन। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। ज्योति कंवर जी अजमेर की रहने वाली हैं, भी काम कर रही हैं अजमेर में ही। जी सर, किस डिपार्टमेंट में हैं आप? सर एजुकेशन डिपार्टमेंट। किस पोस्ट पे हैं? सर जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, थोड़ा तेज आप आवाज में बोलेंगी? ओके सर। ठीक है। आपने कब ज्वाइन किया था जूनियर असिस्टेंट? सर जुलाई 2020 आपके काम बताइए। में। सर संस्थापन से रिलेटेड जो मेरे काम होते हैं सर, जो कार्मिकों की सेवा पुस्तिका का संधारण करना, उनके जो भी अवकाश और जो वेतन वृद्धि वगैरह होती है उनको लगाना, और सर जो वेतन मतलब जो फाइन मौद्रिक जो कार्य देखे जाते हैं सर, उसमें जो सैलरी बनाना, उनके एरियर बनाना, और विद्यार्थी से रिलेटेड जो भी स्कॉलरशिप वगैरह आती है उनका डीबीटी के माध्यम से भुगतान करना, और आय व्यय पंजिका का संधारण करना, और आवक जावक पंजिका। फाइलें कितनी प्रकार की होती हैं आपके ऑफिस में? सर फाइलें सर जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है सर उस हिसाब से बना देते हैं। जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है उस हिसाब से बना लेती हैं, मतलब टाइप्स होते हैं ना फाइलों के। सॉरी सर। अच्छा, आप स्कूल में कितने बजे जाती हैं डेली? सर मॉर्निंग शिफ्ट में सर 7:30 to 1 होता है, और सर जब डे टाइम होता है तो सर 10 to 4 होता है। टाइम पे जाती हैं डेली? जी सर। अगर मान लीजिए आपका कोई टीचर आपकी स्कूल का आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाए तो आप क्या करती हैं? सर ये वाला जो होता है सर, ये हमारे जो प्रधानाचार्य मैम होते हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि भाई क्या किया जाना है। सर अगर हो सकता है सर व्यक्ति की कोई परिस्थिति ऐसी हो गई होगी कि वो आधा घंटा या 1 घंटा लेट हो गया, अगर वो रेगुलर बेसिस पे करता है तो सर फिर प्रधानाचार्य मैम एक्शन लेते हैं। फुल डे उसका पेमेंट कराती हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे पहले तो सर वो रीज़न होता है कि अगर कोई पर्सनल रीज़न ऐसा हुआ, उसको भाई मैम ने बोला कि अगर ये तुम्हारा टाइम से आना जरूरी है, लेकिन अगर फिर भी टाइम से नहीं आता तो सर 3 दिन के, अगर 3 दिन रेगुलर बेसिस पे चलता है तो सर उस एवज में सर 1 दिन की छुट्टी काटी जाती है। चलिए, अभी शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान में और केंद्र में? जी सर अभी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, और उस शिक्षा मंत्री राजस्थान में प्रेमचंद बैरवा जी हैं, और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी। और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय किनके पास है? सर राजस्थान में सर प्रेमचंद बैरवा जी। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि स्कूलों के अंदर जो अवसंरचना को लेकर एक चैलेंज फेस करती हैं, विशेष करके जो गर्ल्स जो छात्राएं हैं, इनको अगर सुधार करने के लिए आपसे प्राथमिकताएं तय करने को कहें कि पहले किन किन चीजों पे काम किया जाए तो आप क्या बताएंगे? सर बालिका से रिलेटेड। हाँ, बालिकाओं से रिलेटेड। जी सर। सर एक तो सबसे पहला तो सर जैसे स्कूल पहुंचने का जो सर उनका वे है वो सर सुरक्षा की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट है। और सर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है सर, जो शौचालय वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, वो कहीं ना कहीं स्कूल्स में वीक है। और तीसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जो बालिकाओं के साथ क्लास में जो भी घटनाएं होती है या फिर जो भी उनके ऊपर भी कार्य किया जा सकता है। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो आपको पढ़ाया जाता है आरएस के सिलेबस में, इसका रोल क्या है? क्यों पढ़ाया जाता है एथिक्स? जी सर। सर एथिक्स मतलब एथिक्स का जो मेन जो पर्पस होता है सर, वो वैल्यू सिखाना होता है कि किसी भी परिस्थिति में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो उसको किस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। और सर इमोशनल वो जो संवेदनशीलता होती है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए, और जो ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे गुण होते हैं सर, वो इस वजह से इतना सारा एथिक्स पढ़ाते हैं हम, उसमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समय प्रबंधन, कर्तव्य निष्ठा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप पढ़ते हैं। गीता भी पढ़ते हैं, गांधी जी को भी पढ़ते हैं, दार्शनिक सिद्धांत जो देने वाले विचारक हैं उनके बारे में भी अध्ययन होता है, केस स्टडी पढ़ते हैं। फिर भी हमारे प्रशासन में इतना करप्शन, रेड टेपिज्म, ये सब क्यों पाया जाता है? सर इसमें सर जो व्यक्तिगत जो सर सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है सर, वो व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग आता है कि सर मूल्य तो सबको बराबर सिखाए जाते हैं, लेकिन सर व्यक्तिगत उनकी जो भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी जो सर नीतियां होती है, उनके जो पर्पस होते हैं उस हिसाब से सर देख सकते हैं कि अगर। तो क्या आप में ये एथिक्स और वैल्यूज प्रॉपर हैं? आप तो इस तरह का काम नहीं करेंगी चयनित होने के बाद में? जी सर नहीं करेंगे, क्योंकि सर ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, और सर ट्रेनिंग में भी यही सिखाया जाता है कि एक जो अगर प्रशासनिक मान लो कि आपको 10-15 करोड़ रुपए का ऑफर हो जाए तो भी आप नहीं डिगेंगी? जी सर नहीं। इतनी बड़ी अमाउंट तो आप आराम से जीवन जी सकती हैं। सर अगर फाइनेंस ही अगर मुद्दा होता सर, अगर इस जॉब में आने का, तो सर फिर तो और भी अलग जॉब्स थी सर जिसमें
अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। चलिए ठीक है सर। थैंक यू सर। आप शिक्षिका की पद, ये शिक्षा डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जी में सर, आप हैं। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में है वो, शिक्षा के स्तर में है वो बहुत डिफरेंस है। गाँवों में है वो शिक्षा का स्तर उतना नहीं है जितना कि शहर में है। क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है कि गाँवों में है वो शिक्षा का स्तर है वो इतना कम है? सर इसमें सर जो पहला रीज़न आता है सर, वो अवेयरनेस का आता है कि सर जो पेरेंट्स जो होते हैं सर, वो बच्चों को लेके इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं। एक रीज़न तो वो आता है सर। और एक सर जो एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए किसी भी शिक्षा के लिए बच्चों को, तो सर वो गाँव में सर वो जो सोच है सर, ग्रामीण सोच, उसकी वजह से कहीं ना कहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल भी सर देख सकते हैं। बाकी सर अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं तो सर ग्रामीण में भी शिक्षा का स्तर बढ़ा है सर। अजमेर शहर में है वो शिक्षा का स्तर है वो बहुत बढ़िया है, जी सर। और अजमेर के आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उनमें शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। इस डिफरेंस का मेन कारण क्या मानते हैं आप? सर एक तो सर जो स्टाफिंग पैटर्न है सर, वो देख सकते हैं कि सर जो स्टाफिंग पैटर्न है, जो कर्मचारी जो लगाए जाते हैं सर, वो शहर और गाँवों में सर प्रेफरेंस का उनका रहता है, और स्टाफिंग पैटर्न सुधारने की सर ज़रूरत है। और दूसरा सर जो संसाधन जो पहुंचने की बात आती है सर, वो हो सकता है कि सर सिटी में पहले पहुंच जाते हैं, और ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में वो संसाधन उतनी पहुंचने की जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा है। ऑफिस में काम करते हैं, अभी फाइलिंग की बात हो रही थी, ये ई फाइलिंग है वो क्या होता है, और इसके है वो क्या मेरिट्स, क्या फायदे हैं ई फाइलिंग के? जी सर। सर ई फाइलिंग का मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम होता है सर। जो आईडी होती है, ऑफिस की आईडी होती है सर, उसके माध्यम से सर जो भी कार्य आते हैं, जैसे कोई भी कार्य आया तो सर उसकी अगर फाइलिंग बनी तो सर वो वहाँ पे अलर्ट होता है कोई भी कार्य कि आज इस तारीख को वो कार्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद में उस पर जो भी प्रोसेस, उसका जो डिसीजन उस पर लिए जाते हैं सर, वो संबंधित व्यक्ति को पता रहता है कि मेरी फाइल यहाँ तक पहुँच चुकी है। उससे सर एक तो ये होता है कि पारदर्शिता जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा सर जो समय लगता था पहले कि फाइलिंग में देरी होती थी सर कार्य में, वो कम हो जाएगा। और तीसरा सर इसमें ऑनेस्टी का लेवल भी देखा जाए। एक यहाँ स्कीम चलाई जा रही है पालनहार योजना। जी ये सर। पालनहार योजना है वो किससे संबंधित है और इसमें क्या किया जाता है? जी सर। सर पालनहार योजना उन बच्चों के लिए चलाई गई है जिनके सर माता पिता में से दोनों, मतलब या तो अनाथ हो या माता पिता में से कोई एक बच्चा हो, और वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जैसे कोई संक्रमित ऐसा रोग है उनके पेरेंट्स को, तो उन बच्चों के शिक्षा के लिए और उनके ऑल ओवर विकास के लिए सर योजना चलाई गई है, जिसमें उनका सर शिक्षा का क्षेत्र भी देखा जाता है, और उनको महीने के हिसाब से सर पेमेंट किया जाता है। राजस्थान विधानसभा में अब की बार है वो कुछ बिल है वो प्रवर समिति को सौंपे गए हैं। उन बिलों के नाम बता सकते हैं कि कौन से बिल है वो प्रवर समिति को सौंपे गए हैं? सर मैं आप अनुमति दे तो अनुमान लगाना चाहूँ। हाँ बताएं जो। सर एक तो अभी शायद कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बिल है वो, सर हम्म। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं सर। ये कोचिंग से संबंधित है वो, क्या क्या समस्याएं हैं वो जिनके लिए बिल लाने की आवश्यकता पड़ी? जी सर। सर जो कोचिंग्स में सर जो अभी पिछले दशक में जो घटनाएं आ रही है सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें आ रहा है सर, क्योंकि बच्चों में सर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और सर कोचिंग्स की मोनोपोली स्थापित हो गई है कि वो जो फीस का अमाउंट होते हैं सर वो भी बढ़ा देते हैं, और रजिस्ट्रेशन सरकार उतना नियंत्रण उन पर नहीं रख पा रही है। इस वजह से सर ये लाया गया था बिल। एज एन जूनियर असिस्टेंट, आपने अपने पद पर रहते हुए ऐसे कौन से अनुभव प्राप्त किए हैं जो एक प्रशासक के रूप में आपके लिए सहायक सिद्ध हों? मैम जब मेरी एक तो मैम सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था मैम, तो वहाँ पे पोस्ट वैकेंट थी मैम 2 से 3 साल तक की। तो मैम सबसे पहले तो मेरा जो अनुभव रहा है कि वो 3 साल का जो अस्त व्यस्त जो ऑफिस था सर, मैम उसको मैनेज किया मैंने। और दूसरा मैम, जैसे अभी मैं वर्तमान में पंचायत विद्यालय में कार्यरत हूँ, वहाँ पे मेरे को लगभग 69 कार्मिकों के साथ कार्य करना पड़ता है। तो मैम एक टीम वर्क जो होता है वो भी मैंने सीखा है, और एक कम संसाधनों में कैसे कार्य किया जाता है वो भी मैंने सीखा। कभी इस पद पर रहते हुए आपको किसी तरीके के आरोपों का सामना करना पड़ा है? मैम अभी वर्तमान तक तो मैम ऐसा कुछ आया नहीं है। ये जरूर हो सकता है मैम, क्योंकि मेरे ऑफिस में मैम सिंगल पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं जो कार्य में कभी कभी ऐसे उनका होता है कि कार्य में देरी का जरूर कोई केस आया सामने, बाकी चलिए ठीक है। आप ये बताइए, आपने लिखा है कि स्टेट डांस ऑफ राजस्थान घूमर
तो क्या घूमर को राजस्थान के राज्य नृत्य का दर्जा दे दिया गया है? जी मैम। कितने समय हो गया उसको दिए, कब मैम दिया गया है बता मैम सकते? आई थिंक 1986 में दे देगा और अच्छा चलिए ठीक है। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? राज्य पक्षी? मैम ऊँट है पालतू पशु। राज्य पक्षी घोड़ावन है। ओके। और राज्य पुष्प? कोयडा मैम। राज्य फल? सॉरी मैम। अच्छा चलिए ठीक है। कोई राज्य गीत भी है हमारा? मैम केसरिया बालम। ये हमारा राज्य गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है? मैम तो मान्यता का तो मैम मुझे आइडिया नहीं है, बाकी राज्य गीत के रूप में मैम केसरिया बालम को ही माना जाता है मैम। ये केसरिया बालम में केसरिया शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? मैम जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ मैम वो उनके जो पति हैं मैम उन्हीं को करता है। अच्छा, तो ये पधारो म्हारे देश, केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, क्या ये नायिका अपने नायक को बुलाने के लिए गा रही है? मैम इसमें मैम वो पर्यटन की दृष्टि से कह तो सकते फिर हैं इसको मैम। पति सॉरी। को है ना? हाँ, हाँ थोड़ा चलिए ठीक confusion। है, कोई बात नहीं, नो इशू। अब ये मुझे बताइए कि वर्तमान में स्कॉलरशिप प्लान से आप डील कर रही हैं, तो महिला शिक्षा यानी बालिकाओं के लिए शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स प्लान चल रही हैं राजस्थान? जी मैम अभी वर्तमान में एक तो इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना है और एक यूनिफॉर्म वितरण योजना है, वो बालिका और बालक दोनों के लिए है। और एक मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है और एक अभी मैम पालनहार योजना भी है। सबसे ज्यादा बालिकाएं किस योजना के लिए उत्साही रहती हैं? मैम एक निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है मैम, वो 9th क्लास की जो बालिकाएं होती है उनको उसके लिए मैम वो उत्साहित रहती हैं कि उनके जो एरिया होता है मैम वो डिस्टेंस में जो स्कूल्स होती है मैम उसके हिसाब से उनको उसके लिए अच्छा। एक स्कूटी वितरण योजना भी है? जी मैम वो मैम उच्च शिक्षा से संबंधित। वो उच्च शिक्षा से संबंधित है, चलिए ठीक है। ये जो साइकिल योजना है इसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या है, क्या इसके लिए योग्यताएं निर्धारित है? मैम एक तो जो पहली योग्यता है कि उस बालिका को कोई भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिला है, जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर की जो सुविधा होती है वो नहीं मिला है, और 5 किलोमीटर के एरिया में 0 से 5 किलो मतलब 5 किलोमीटर की अगर दूरी है तो उसके लिए सभी समस्त बालिकाओं को, राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं को मैम। समस्त बालिकाओं को ही? जी मैम। चलिए अच्छी, ये बताइए आप अजमेर से बाहर कहीं गई हैं राजस्थान में? अजमेर के अलावा और कहीं गई हैं राजस्थान में? जैसे घूमने के पर्पज। हाँ, मैम इतना तो अभी नहीं होगा, किशनगढ़ और अजमेर के बाहर अभी। किशनगढ़ और अजमेर। चलिए, राजस्थान से बाहर कभी जाने का मौका आपको प्राप्त हुआ है? सॉरी मैम अभी तो नहीं। आप अजमेर में ही स्थापित है, यहीं आपकी शिक्षा हुई और यहीं आप पद स्थापित भी जी हो मैम। गई। चलिए, अगर आप जाना चाहें तो राजस्थान के कौन से एरिया को आप पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मैम जैसे एक तो जयपुर ही है और एक मैम जो पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान क्या आकर्षित करता है आपको? पश्चिमी राजस्थान, वहाँ तो सिर्फ रेत के धुरे ही हैं। मैम एक तो मैम जो वहाँ की जो संस्कृति है, जो किले और मॉन्यूमेंट्स हैं वो, और एक मैम जो थार का मरुस्थल है मैम, तो मुझे सफारी और वो। थार के मरुस्थल का राजस्थान की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन है? जी मैम। मैम बायोडाइवर्सिटी के रूप में भी देख सकते हैं, और इकोनॉमिकली अगर जैसे बारिश का जो रहता है, वर्षा का जो योगदान रहता है, वो भी थार का मरुस्थल कहीं ना कहीं वर्षा को आकर्षित करता है, और पर्यटन की दृष्टि थार से का मरुस्थल वर्षा को आकर्षित करता है? मैम जो न्यूनतम तापमान का केंद्र, मतलब न्यूनतम दाब का केंद्र बनता है, तो मैम बारिश के हिसाब से। तो थार के मरुस्थल में तो पश्चिमी राजस्थान में तो सबसे कम बारिश होती है। सॉरी मैम कंफ्यूज। हाँ, आप थोड़ा सा ज्योग्राफिकली इस चीज़ को देख लीजिए। ये बिसलपुर बांध किसके नाम पर बना हुआ है? मैम ये अजमेर के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के, उनके उनको बीसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता था मैम, उनके समय में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिसल देव जी का राजस्थान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में? मैम एक तो उनको जो सबसे पहले दिल्ली पे जो अधिकार माना जाता है वो उन्होंने किया था, और सांस्कृतिक रूप में योगदान देखा जाता है मैम, जैसे बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर जो झील बनाई थी वो, एक मैम अजमेर में सरस्वती कंठाभरण करके विद्यालय बनाया था वो शिक्षा के क्षेत्र में, और मैम जो। ठीक, थैंक यू। संविधान जो है इसको स्वीकार तो हमने कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन से इसको लागू क्यों नहीं किया हमने पूरी तरह से?
सर उसमें सर एक रीज़न तो ये देख सकते हैं कि या तो जो उसको फाइनल जो देना था वो फाइनल जो उसको करना था वो नहीं हो पाया, और दूसरा सर जो परिस्थितियां थी उस अकॉर्डिंग कि पूरा संविधान उसी समय लागू कर दिया जाए, तो वो परिस्थितियां भी उस समय भारत में विद्यमान है। आपके स्कूल में आप प्रवेश करती हैं तो लिखा रहता है ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। इसका क्या मीनिंग और क्या ऑब्जेक्टिव है लिखने का? सर जैसे ज्ञानार्थ प्रवेश का अर्थ तो होता है कि ज्ञान के लिए प्रवेश करें, और सेवार्थ प्रस्थान मतलब उसके ज्ञान की प्राप्ति के बाद में सेवा सब जगह सेवा देने का प्रयास करें जहाँ आपको मौका मिले। क्या सेवार्थ प्रस्थान के योग्य बना पा रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल बच्चों को? वो तो पढ़ने के बाद बेरोजगार ही हैं, सेवा दे नहीं पाते हैं। सर इसमें सर योगदान अभी हालांकि सर पहले योगदान नहीं था, लेकिन वर्तमान में सर जो शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा वगैरह दी जा रही है। अभी और लागू कहाँ हुई है राजस्थान में? प्रशिक्षण दिया कहाँ जा रहा है उनको? अभी तो स्कूलों में इंफ्रा ही नहीं है। सर उसके जो कंपोनेंट्स हैं सर वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पे स्कूल्स में लागू किए जा रहे हैं। जैसे सर जो स्किल एजुकेशन हो गई सर, और जैसे बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ का निर्धारण किया जाता है सर वो हो गई, और सामुदायिक जागृति दिवस मनाए जाते हैं जिसमें बच्चों को समझाया जाता है कि समुदाय में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है सर। आज पंचायतों के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है, देखा आपने? सर न्यूज़पेपर में सर पढ़ा था। राजस्थान की कौन सी पंचायत है उसमें टॉप पंचायतों में आई है? सर एग्जैक्ट डूंगरपुर की है सर, पर नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, कितनी महिलाएं सांसद अभी देश के अंदर हैं? सर 74 तो सर लोकसभा में है और 32 राज्यसभा में। और उनमें मंत्री कितने हैं? सर दो तो सर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और सर 5 राज्य मंत्री हैं। नाम बताइए सातों का। सर कैबिनेट मंत्री तो है माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, और दूसरे सर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं जो महिला बाल विकास मंत्रालय में हैं, और सर राज्य मंत्री का आपके जिले से कोई राजस्थान विधानसभा में मंत्री हैं क्या, महिला? सर अभी वर्तमान में तो याद नहीं कर रही हूँ। कोई ध्यान में नहीं आ रहा है? सर अनीता बघेल जी हैं, लेकिन वो मंत्री शायद इस बार। अच्छा, एक बागमार जी भी कोई महिला है विधायक? जी सर। कौन सा मंत्रालय है उनके पास? सर मंजू बागमार जी हैं। हम्म। सर सॉरी मैं अभी मंत्रालय याद नहीं। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक